हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट EHI04 का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मुगल संप्रभुता की संकल्पना अर्थात इकाई 12 के टॉपिक संप्रभुता के तुर्क मंगोल सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये जो ऐसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है इस पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखें तो आप देखेंगे कि ये दिसंबर 15 में, 16 में, 17 में और 19 में लगातार आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। मुगलों का संप्रभुता की संकल्पना तुर्क मंगोल परंपरा का मिला जुला रूप था। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि तुर्क मंगोल परंपरा का मिला जुला रूप था। ठीक है, इसमें ईरानी परंपरा के दर्शन भी हो जाते हैं। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्राचीन काल में राजा ईश्वर तुल्य समझा जाता था। मध्यकालीन इतिहास में भी यही परंपरा रही। इसमें सिर्फ ईश्वरीय सिद्धांत में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अर्थात राजा को ईश्वर के समान नहीं माना जाता, हाँ, लेकिन सम्मान उसका बहुत था और अधिकार भी सबसे अधिक था। ठीक है, इसमें राजा को खलीफा द्वारा सम्मान देना पड़ता था। ठीक है, ये खलीफा का कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, हालांकि सम्राट स्वतंत्र था। तुर्क मंगोल वंश परंपरा से आए बाबर ने दोनों ही वंशों का मान बढ़ाया। आप जानते हैं कि बाबर के माँ और पिताजी दोनों दो अलग अलग वंश से आते थे। ठीक है, पितृपक्ष से वो तैमूर और मातृपक्ष से चंगेज खां से वो आता था। ठीक है, तो क्या हो गया कि पितृपक्ष से वो तुर्क हो गया और मातृपक्ष से वो मंगोल हो गया। ठीक है, तो दोनों वंश परंपराओं का गुण उसमें था। हालांकि वो अपने आप को तुर्क कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, बाबर ने भारत जैसे नए विजित साम्राज्य को संभालने में अपनी बुद्धि और कौशल का परिचय दिया, किंतु वास्तविक रूप से अकबर ने मुगल साम्राज्य का संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, इस बात से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं कि जो बाबर और हुमायूं इन दोनों ने साम्राज्य स्थापित तो किया लेकिन विस्तार नहीं कर पाया, लगातार युद्धों का सामना करते रहे। ठीक है, और ऐसे उन लोगों का फिर मृत्यु भी हो गया। ठीक है, लेकिन अकबर को एक लंबा समय मिला। ठीक है, और उन्होंने भारत पर साम्राज्य विस्तार भी किया। ठीक है, साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना में स्वयं को समाहित कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक गुण था उन लोगों में। अब देख लेते हैं मध्य एशियाई राज व्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, तुर्क मंगोल प्रभाव। एशियाई राज व्यवस्था को मुगलों ने कई रूपों में तुर्की और मंगोल के अवशेषों को अपनाया। इसमें विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि मंगोलों का प्रभाव सुदृढ़ है, जबकि कुछ का मत है कि तुर्की का प्रभाव अधिक सुदृढ़ है। ठीक है, अर्थात कुछ लोग मानते हैं कि तुर्की प्रभाव ज़्यादा सुदृढ़ है और कुछ लोग मंगोल का प्रभाव को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, चंगेज खां जब मध्य एशिया में आया था तो उसके गुट में बड़े बड़े मंगोल अधिकारी थे, परंतु उसकी सेना में अधिकांश तुर्की सेना थी। ठीक है, तो अधिकारी थे तो मंगोल थे और जो सेना थे तो अधिकांश तुर्की सेना थी। ठीक है, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप। ठीक है, कुछ स्रोतों से पता चलता है कि मुगलों की रीति रिवाज, धर्म और प्रथाओं में काफ़ी हद तक चंगेज खां की रीति रिवाज, धर्म की नकल की गई और तैमूर का साम्राज्य भी तुर्क मंगोल के प्रभाव से प्रभावित था। इस तरह से दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। अब देख लेते हैं तुरा का प्रभाव। ठीक है, तो तुरा क्या था? चंगेज खां के शासनकाल में जो कानून बनाए गए उसे
तुरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका संबंध धार्मिक तत्वों से न होकर राजनीतिक सिद्धांतों और सैनिक प्रशासन से था। तुरा की चर्चा मुगल काल के राजाओं में भी की जाती थी, परंतु धीरे धीरे तुरा का प्रभाव कम होता गया। शाहजहां और जहांगीर तक तुरा का प्रभाव थोड़ा बहुत था, किंतु औरंगजेब के शासनकाल में इसका प्रभाव लगभग खत्म ही हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं संप्रभुता संबंधी तुर्क मंगोल अवधारणा। ठीक है, तो ये तुर्क मंगोल अवधारणा क्या था, इसको देख लेते हैं। चंगेज खां और तैमूर की शासन की प्रकृति और संप्रभुता के नियम सर्वदा देवी सिद्धांत पर ही आधारित नहीं थी। ठीक है, मंगोल स्वयं खान की असीम सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, एक मंगोल की उक्ति में कहा गया है कि जैसे आकाश में एक सूर्य या एक चांद रह सकते हैं, फिर पृथ्वी पर दो स्वामी कैसे रह सकते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार साम्राज्य के नियम अत्यंत कठोर और निरंकुश हुआ करते थे, अर्थात जो सम्राट थे वही सर्वशक्तिशाली होते थे और उसी के अनुसार पूरा राज्य चलता था। ठीक है, राजा का अधिकार उसके पुत्रों को मिलते थे, किंतु छोटे बड़े की कड़ी अवधारणा का अभाव था, अर्थात जो योग्य होता था वही आगे सम्राट बनता था, इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं थी। ईश्वर की सर्वसत्तात्मक अवधारणा को तैमूर और बाबर ने स्वीकार किया। न्याय, सैनिक, प्रशासन, राजकोष सभी का मालिक राजा होता था। ग्राम स्तरीय प्रशासनिक ढांचे में भले ही ओहदों को प्रमुखता प्राप्त थी, किंतु राजा उनकी नियुक्ति और पदच्युत दोनों ही कर सकता था। ठीक है, अर्थात ग्राम स्तर पर क्या होते थे, वहाँ के भी प्रमुख होते थे। ठीक है, उनका भी पद था, प्रमुख पद था, लेकिन जो मेन पद था वो किसका था, राजा का था। ठीक है, अमीर उलेमा वर्ग को भी कुछ विशेष अधिकार व पदवी प्राप्त होते थे। ठीक है, इन लोगों को भी पद मिलता था, किंतु वह भी राजा के नीचे ही होते थे। अकबर ने कई नियम स्वयं भी बनाए थे। ठीक है, जो भी हो, बहरहाल राजा राज्य की असीम शक्ति का केंद्र होता था, जो हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। राजनीतिक ढांचे की प्रकृति, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तुर्क मंगोल संप्रभुता में से किस राजनीतिक ढांचे का प्रभाव अधिक पड़ा, यह स्पष्ट नहीं है। इसमें विद्वानों के बीच मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि मध्य एशिया की तैमूरी शासकों का राजनीतिक ढांचा अधिक केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त था, परंतु कुछ का मानना है कि मंगोल की राज व्यवस्था में कबीलाई प्रवृत्ति होने के कारण उसमें तुर्क साम्राज्य के विकास होने की गुंजाइश कम थी। चंगेज खां अपने साम्राज्य में एक शासक की तरह नहीं रहता था, बल्कि वो एक राजकीय परिवार की तरह रहा करता था। कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि तैमूर राज्य के विघटन और बिखराव के बाद भी निरंकुश और असीमित राजतंत्र की परंपराएं कायम रही। इस प्रकार छोटे मोटे अपवादों के बाद भी तैमूरी राज व्यवस्था में निरंकुश शासकों की सत्ता की ही प्रधानता रही। अब देख लेते हैं उत्तराधिकार का नियम। ठीक है, प्राचीन काल में राजा का पुत्र ही उत्तराधिकारी नियुक्त होता था, उत्तराधिकारी बन सकता था, परंतु प्राचीन तुर्क मंगोल परंपरा के अनुसार सिंहासन केवल पुत्रों को ही नहीं, पोतों तथा चाचाओं को भी दिया जा सकता था। राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका भाई भी बैठ सकता था। उत्तराधिकार का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाता था, परंतु कुछ बड़े बड़े लोगों की सिफारिश से भी चयन हो जाता था, चाहे उसमें योग्यता हो या न हो। अब देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र का जो प्रधान होता था वो तो सम्राट होता था, राजा होता था। ठीक है, और निचले स्तरों पर
परगना स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वहाँ भी क्या होते थे, प्रशासक होते थे। तो उन दोनों के बीच आपस में कैसा संबंध होता था, ठीक है, इसको देखते हैं। समस्त प्रशासनिक शक्ति का केंद्र राजा होता था। राजा के हाथों में समस्त साम्राज्य की बागडोर होती थी। वो अपने राज को अपने ढंग से चलाता था। उसे किसी भी व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार होता था। प्रसिद्ध राजा का नाम पूरे साम्राज्य में फैला होता था। हर छोटे बड़े प्रांत के शासकों की नियुक्ति राजा ही करते थे, ठीक है। उन शासकों को राजा के द्वारा बनाए गए नियम तथा कानून का पालन करना पड़ता था। उनका अपने पद पर बने रहने का निर्णय भी राजा ही करता था। राजा चाहे तो अयोग्य प्रशासकों को निकाल भी सकता था, ठीक है। सम्राट साम्राज्य का अंतिम और सर्वोच्च शक्ति थी। प्रांतीय प्रशासन को राजा के हिस्से का राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये जो प्रांतीय प्रशासन है उसको जो राजा का हिस्सा का है वो वसूलने का अधिकार नहीं था, राजस्व, ठीक है। राजस्व वसूली और प्रशासनिक कार्य के लिए सम्राट द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगर कोई प्रांतीय शासक खान के आदेशों का पालन न करे, यहाँ पे खान किसको कहा जा रहा है, तो सम्राट को कहा जा रहा है, ठीक है। तो सम्राट के आदेशों का पालन न करे या सैनिक सहायता देने में चूक जाता है, ठीक है, तो उसे भयंकर परिणाम भी भुगतना पड़ता था। हालांकि प्रांतीय शासकों को बाहरी शक्तियों से कूटनीतिक संबंध बनाने का विशेष अधिकार था, ठीक है, परंतु युद्ध की घोषणा करना या संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना राजा के ही अधिकार में होता था, ठीक है। साम्राज्य का विभाजन दो कारणों से होना जरूरी था, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए थे क्या कि एक था केंद्र और दूसरा राज्य या प्रांत, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन क्यों जरूरी था, तो विभाजन मेनली दो कारणों से जरूरी था। पहला, इससे साम्राज्य के प्रशासन में सुविधा होती थी, ठीक है, श्रम का बंटवारा हो जाता था, कार्यों का बंटवारा हो जाता था तो सुविधा होती थी। और दूसरी ओर योग्य राजकुमारों को शासन की बागडोर देकर संतुष्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्षेत्र का उन्हें क्या बना दिया जाता था, शासक बना दिया जाता था इन राजकुमारों को, ठीक है। तो ऐसे उनको संतुष्ट किया जा सकता था, ठीक है। अब देख लेते हैं कुलीन वर्ग, ठीक है। तो उस समय मुगल शासन काल में ये कुलीन वर्ग भी क्या थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। कुलीन वर्ग का निर्माण स्वयं सम्राट द्वारा किया जाता था और उसे राजा की शक्ति का दूसरा अंग माना जाता था, ठीक है। अर्थात क्या थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। सिंहासन पर बैठने से पहले कुलीन वर्ग को राजा के प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी होने की शपथ लेनी पड़ती थी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। तुर्क मंगोल का राजनीतिक ढांचा इस प्रकार बनाया गया था कि वे अपने विशेष अधिकारों के बावजूद कुलीन खान के आज्ञाकारी बने रहे। प्रत्येक नया राजा अपने पूर्ववर्ती राजा द्वारा किए गए विशेषाधिकारों को आगे ले भी जा सकता था या फिर उसे वापस भी ले सकता था, ठीक है। अर्थात कुलीनों का जो शक्ति था वो कम अधिक हो सकता था, ठीक है। ये निर्भर करता था कि उस समय के जो सम्राट है वो क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए तो कुलीनों के ऊपर राजा अपने शक्ति का उपयोग कर भी सकता था, ठीक है। ऐसे तो कुलीनों को बहुत सम्मान प्राप्त था, उन्हें बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त थे, लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिसमें ऊंचे पद वाले और वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले कुलीनों को भी पद से हटाया गया, फांसी दी गई, दंडित किया गया या फिर देश निकाला दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो ये वीडियो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। बहुत जल्द अगले चैप्टर का वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।